नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयराम है। मैं एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर हूँ और दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो भी नए चिकित्सक हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं जब उनके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो किसी भी डिजीज़ से ग्रसित होता है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि जब भी कोई नया पेशेंट आएगा आपके पास, वो 3 कंडीशंस में होगा। एक एक्यूट डिजीज, दूसरा सब एक्यूट और तीसरा क्रॉनिक। क्रॉनिक में भी 2 कंडीशंस होते हैं। एक होती है क्रॉनिक कंडीशन, दूसरी होती है डिजेनरेटिव कंडीशंस। लेकिन हम पेशेंट का इलाज कैसे करें? सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती है जब हम डिजीज जान लेते हैं। आपको ये चीज पता हो कि जो 3 मैंने पहले कंडीशंस बता दिए, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक, इसके अंदर एक्यूट में अपना सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब नॉर्मल चीजें आ जाती हैं। दूसरा सब एक्यूट होता है जिसमें हमारा एक्ने वैक्ने, पेट पेट की खराबी, कॉन्स्टिपेशन लाइक दिस चीजें आ जाती हैं, बाल बाल टूटना। ठीक है। और हमारी जो तीसरी कंडीशंस होती है जिसको हम क्रॉनिक कंडीशंस कहते हैं, इसके अंदर हमारी टीबी हो गया, कैंसर हो गया, या कोई भी बड़ी बीमारी हो गया, सीकेडी पेशेंट हो गए, या हमारा लिवर सिरोसिस हो गया। इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं वो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं। अब क्रॉनिक पेशेंट में भी 2 कंडीशंस होती है। एक तो एक्यूट होता है, दूसरा डिजेनरेटिव होता है। एक्यूट में होता है कि हमें अभी क्रॉनिक कंडीशंस है लेकिन उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आते हैं। और डिजेनरेटिव कंडीशंस होती है, उसमें क्या होते हैं कि जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो इतने एक्यूट नहीं होते हैं, लेकिन डिजेनरेशन की कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होना या ऑर्गन का टिश्यू और सेल जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। सिंपल तौर पे आप सबसे ज़्यादा जो केसेस आप देख रहे होंगे वो रीढ़ की हड्डी का होता है। रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे होती है, आपने कई लोगों को देखा होगा, उसके अंदर वो लोग चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, ऐसी होती हैं। उनके हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाता है, कईयों में हड्डियां घिसने लग जाती है, कईयों में पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो भी कंडीशंस होती हैं वो सारी डिजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अब हम उसका इलाज कैसे करेंगे, ये बात आ जाती है। तो इलाज करने के लिए एक्यूट पेशेंट्स जो होते हैं उनको हम पॉजिटिव मेडिसिन देते हैं, और जो सब एक्यूट होते हैं, जो सेकंड नंबर के होते हैं, उनको हम इमीडिएट डाइल्यूशन देते हैं जिसको हम D5 बोलते हैं। ठीक है। और जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम D6 से स्टार्ट करते हैं। D6 से आप 7, 8, 9, 10, 30, 200, 500, 1000 तक भी जा सकते हैं। जैसी जिसकी कंडीशंस है उस हिसाब से आप उनको मेडिसिन दे सकते हैं। एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं जंगल झाड़ के अंदर, आप कोई पत्ते वत्ते हटाते हुए जा रहे हैं, जंगल झाड़ को साफ करते हुए, तो गलती से क्या होता है कि आपके हाथों में एक छेद हो जाता है, कोई कांटा घुस जाता है। तो आप क्या करते हैं, उसको पहले अपने हाथों से निकालेंगे। मेरे जैसे जो देहाती लोग हैं वो ऐसे दांत से काट के निकालते हैं, और कुछ लोग होते हैं जैसे दबा दबा के निकालते हैं। ठीक है। कुछ तो भाग निकल जाता है, कुछ उसी के अंदर टूट जाता है, फंस जाता है। और लेकिन इस तरीके से जब हम करते हैं तो खर खर की आवाज आती है, पता चलता है कि कुछ है। तो हम क्या करते हैं, एक सिलाई, जो माँ या बहनें घर में सिलाई करती हैं, वो सुई लेते हैं। उस सुई से क्या करते हैं, उसको
उसको हम उसके आसपास की स्किन को छेदते हैं और उस कांटे से नीचे या उसके पास या उसके बराबर तक लेके जाते हैं और फिर यूं करते हैं तो बाहर आ जाती है। यदि हम कांटे के बीच में सुई को लगाएंगे तो कांटा बीच में से टूट जाएगा, लेकिन फिर भी कांटा अंदर रहेगा। इसलिए हमें उसे सुई को उस कांटे से भी गहराई तक लेके जाना पड़ता है। उसको हम पुल करते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है और निकल जाता है कांटा। सेम यही चीज क्रॉनिक कंडीशंस के ट्रीटमेंट में होती है। बीमारी जितनी पुरानी, हमारा डायल्यूशन उतना ऊंचा जाएगा। ऊंचा मतलब 30, 200, 500 की मैं बात कर रहा हूँ, 1000, 1M की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कभी भी आप ये मत समझें कि जो आपने ट्रीटमेंट एक एक्स पेशेंट को दे रखा है, सेम वही ट्रीटमेंट आप वाई पेशेंट को देंगे। ऐसा कुछ केसों में आपको रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सारे केसों में नहीं आएगा। जो मेडिसिन एक्स को सूट कर रही है, जो एक्स के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग है, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग, वो मेडिसिन जरूरी नहीं कि वाई को ही सेम सूट करे, सेम रिजल्ट दे। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी इलेक्ट्रोपैथी या होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, सबको सेम रिजल्ट नहीं आता, इतनी जल्दी आराम नहीं आता है। कंडीशंस यही होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लंबा चलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि हमें ट्रीटमेंट प्लान करने में, पेशेंट का फीडबैक लेने में ही थोड़ा सा टाइम जो होता है वो कुछ कुछ केसेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, पर रिजल्ट आता है, इसकी तो गारंटी है। बेशक पैथोलॉजी रिपोर्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर खिसक जाए, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशंस होती हैं, जो फील करता है कि हाँ मैं मुझे भूख लगने लग गई है, मैं खाना खाने लग गया हूँ, मेरे में एनर्जी आ गई, मुझे चक्कर नहीं आते हैं, मेरा मूड अच्छा रहता है, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो पेशेंट में पॉजिटिव दिखती हैं। और याद रखिए, कई बार ऐसी कंडीशन आएगी आपके प्रैक्टिस के अंदर कि आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट जो होती है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं भाग जाएगी, लेकिन पेशेंट कहेगा कि सर मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। उस टाइम आपको क्या करना है? जो पेशेंट के परिवार वाले हैं, अदर पैथी के जो डॉक्टर्स है, वो तो कहेंगे अरे बाप रे अब तो तुम गए, तुम्हारा हो गया आराम, मान सकते हो XYZ कहेंगे। लेकिन आपको उस पेशेंट पे विश्वास रखना है, आपको उस पेशेंट के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन जो है वो देनी है। अगर पेशेंट को आराम है तो आराम है, रिपोर्ट जो मर्जी कहे, जितने बड़े लैब से हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पेशेंट अगर कह रहा है कि मुझे सर आराम है तो आराम है, ठीक है। पैथोलॉजी रिपोर्ट आने में टाइम लग सकता है, लेकिन पेशेंट जो अंदर से फील कर रहा है वही सत्य है, आप उसी को ही मान के चलिएगा। और दूसरी बात, ट्रीटमेंट करिए, ट्रीटमेंट के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बस विश्वास रखिए अपने पैथी पे, अपने आप पे विश्वास रखिए, पेशेंट को अपने साथ लेके चलिए, विश्वास में लेके चलिए और टाइम से उनको मेडिसिन लेने के लिए कहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत स्कोप है, बहुत से ऐसे डिजीज है जिनका ऑपरेशन होना होता है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से वो ऑपरेशन से बच जाते हैं, बहुत ही कम खर्चे में वो ठीक हो जाते हैं। विश्वास रखिए अपने पैथी पे, आपके पेशेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।